किसी को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफ़ी है, उससे मोहब्बत करने के लिए एक साल काफ़ी है, मगर उस एक चेहरे को भूलने के लिए एक पूरी की पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। आप लोगों ने कई बार अक्सर ऐसा सुना होगा कि ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट जुडिशियल ऑफिसर। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, उस कहानी की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में एक वर्ड यूज़ किया गया है, एंड दैट वर्ड इज़ कॉल्ड अ 24-year old woman ग्रीष्मा बिकम यंगेस्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड अ डेथ पेनल्टी इन केरला। यानी कि केरला के अंदर ग्रीष्मा नाम की 24 साल की महिला जो है, वो सबसे कम उम्र की महिला है जिसे कि डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली है। अब वो सज़ा एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये एक अलग बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये शेर आपके साथ पढ़ा क्यों गया। हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं आजकल, वहाँ पे एक टर्म बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। जब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बात की जाती है तो अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। तो कई बार जैसे बहुत सारे केसेस आपने डाइवोर्स के देखे होंगे, शादी हो गई, उसके बाद वैचारिक मतभेद हुए, तो ये लगा कि चलो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। फिर लोगों ने इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प निकाला कि वी कैन डू वन थिंग, कि हम पहले कुछ समय तक साथ रहते हैं, कंपैटिबिलिटी को देख लेते हैं, और अगर हमें लगेगा तो हम उसके बाद हम एक साथ रहने के लिए तैयार हैं। रह तो हम रहे ही हैं, लेकिन हम लिव इन में ही रहेंगे, और उसके बाद हम इसको शादी का रूप भी दे सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा एक मूवी भी बनी है, आपने अगर देखा होगा, कार्तिक आर्यन की। अब अगर हम इस एंटायर सिनेरियो को देखते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो कपल्स होते हैं, कुछ परिस्थितियों में दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस। लेकिन ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है दो ऐसे कपल्स की जो बेसिकली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। लड़के की उम्र होगी तकरीबन 24 से 25 साल, और इसके अंदर जो लड़की है उसकी उम्र होगी लगभग 22 या 23 साल। ठीक है, ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हाँ, दोनों के जो ब्रांच हैं, दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ लड़की जिसका नाम ग्रीष्मा है, उसकी उम्र एट दैट टाइम हो सकता है 21 साल हो या 22 साल हो, अभी उसकी उम्र एज प्रेजेंट 24 साल के आसपास बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब घटना घटित हुई होगी एट दैट टाइम शी वॉज एट द एज ऑफ 21 और 22 ईयर्स ओल्ड। हो सकता है ये ऊपर नीचे हो, उसको आप लोग एक बार अपने रिकॉर्ड पे चेक कर लीजिएगा। और उसी कॉलेज में एक लड़का भी है जिसका नाम है शैरोन राज। ये लड़का उसी कॉलेज से बीएससी कर रहा है, और इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी। और जो लड़की है, शायद उसने इंग्लिश लिटरेचर में कोई कोर्स या बीए किया है, उसके बाद उसने डबल एमए भी किया। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दोनों ये सोचते हैं कि चलो यार, हम लिव इन में रहते हैं। हालांकि इसको लेके दोनों के परिवार से भी कई बार ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं, क्योंकि जो लड़के की फैमिली है उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा खटकता है कि यार ये थोड़ा सा गलत है। वो समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे, उनका कहना कि नहीं पापा, सब कुछ ठीक ठाक है, समय बदल चुका है, तो समय के साथ आपको और हमें भी बदलने की ज़रूरत है। अब ये कहानी की जो शुरुआत है, इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लिव इन रिलेशनशिप के दायरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लड़का भी लड़की से प्यार करता है, लड़की भी लड़के से उतना ही प्यार करती है, और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो हम लिव इन में रहेंगे, आफ्टर सम टाइम विल गेट मैरिड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इस एंटायर कन्वर्सेशन और इस सीन को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इस कहानी की जो शुरुआत है वो है लगभग सन 2019 के आसपास की। पहली बार मुलाकात हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ, और उसके बाद दोनों की जो मोहब्बत है या दोनों का जो प्यार है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है लिव इन रिलेशनशिप का जो पूरा का पूरा सीन है आपको समझने की या बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक सेशन कोर्ट के जज को ये निर्णय देना पड़ा कि भाई इस महिला को डेथ सेंटेंस तो मिलनी ही चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, जिसके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हैंग टिल डेथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डेथ सेंटेंस होती है या कैपिटल पनिशमेंट होती है, अक्सर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाती है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या है, इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ केसेस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जहां पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू आइडेंटिफाई कि कौन सा केस आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन तो वो लड़की बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस है, उसका एकेडमिक बहुत अच्छा है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसकी एज भी बहुत कम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बावजूद भी नज़रअंदाज किया गया और कहा गया कि नहीं, जिस तरीके से हत्या की गई है,
इट्स सिंपली अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यानी कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है और इसमें किसी भी प्रकार की रियायत की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेथ सेंटेंस से कम सजा तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर हम इस घटना की शुरुआत को देखते हैं तो हमें कहानी को अगर हम एक ओवरऑल लेकर चले तो कहानी ये है कि जो ग्रीष्मा है इस केस के अंदर जो कन्विक्टेड पर्सन है, और इसी केस के अंदर जो शरण राज हैं जो कि अब डिजीज्ड हैं, जो कि अब दुनिया में नहीं है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। साथ घूमना, साथ फिरना, साथ बैठ के बातें करना, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें उनकी चलती है। इसी दौरान जो ग्रीष्मा है वो किसी ज्योतिष के कांटेक्ट में आती है, या उसके जो परिवार वाले हैं वो हो सकता है किसी ज्योतिषी को मानते हों या किसी विशेष पूजा पाठ में यकीन करते हों। उनको किसी ज्योतिष के द्वारा ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि आपकी बेटी की जो पहली शादी है ना, वो शादी नहीं चलेगी या वो सक्सेसफुल नहीं होगी और उसमें दिक्कतें भी आ सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, इसकी जो दूसरी शादी होगी वो शादी बहुत ही कामयाब होगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, ये बात उस ज्योतिषी के माध्यम से ग्रीष्मा के परिवार वालों को बताया गया, फिर परिवार वालों ने वापस से ग्रीष्मा को बताया, और ग्रीष्मा ने भी अपने माइंड को इस तरीके से मेकअप कर लिया कि नहीं, मेरा परिवार इतने समय से ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करता है, यकीन करता है, तो अगर कुछ कहा गया होगा तो बिल्कुल सही कहा गया होगा। और अब इसी उधेड़-बुन में वो लगी रहती है कि आखिर कैसे करके मैं करूं। एक तरफ जो शरण राज है उसका ये कंटेंशन है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हम शादी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा तरह तरह से उसके मन को टटोलने की कोशिश भी करती है कि क्या वाकई में हमारा कोई फ्यूचर है, क्या वाकई में हम साथ रहेंगे, क्या वाकई में हम शादी करेंगे। और हर बार शरणराज क्लियरली बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ठीक है, तो इट्स अ टाइप्स ऑफ ट्रू लव या अफेक्शन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस डिजीज व्यक्ति के हृदय के माध्यम से आपके सामने। अचानक से क्या होता है कि एक सीन आता है या एक ऐसा दौर आता है कि जितनी बार भी शरणराज की मुलाकात ग्रीष्मा से होती है, हर मुलाकात के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कभी सिर में दर्द, कभी शरीर में दर्द, कभी उल्टियाँ, कभी दस्त, और ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली होती है और इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसके ऊपर शक करें कि कहीं मेरी तबीयत खराब जो हो रही है उसके पीछे यही वो इंसान तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये बहुत ही असंभव सा होता है, नॉट 99 बट 100% केसेस के अंदर। अचानक से एक दिन होता है 15 अक्टूबर सन 2022 का ये घटना है। ठीक है, उस दिन से ठीक एक दिन पहले ग्रीष्मा और शरणराज की फ़ोन पर मुलाकात होती है। मुलाकात का मतलब वर्चुअली मुलाकात हुई या फ़ोन पर जो भी उनके बीच बातचीत हुई, और ये डिसाइड हुआ कि 15 तारीख को हम मिलेंगे और वी विल स्पेंड सम गुड टाइम्स। ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म होती है। 15 तारीख वो दिन आता है। जाहिर सी बात है कि शरण और ग्रीष्मा एक प्राइवेट प्लेस पे मिलते हैं। उसके बाद जो ग्रीष्मा है वो शरण को एक जूस ऑफर करती है, और ये जो भी न्यूज़ स्टोरीज़ में चीज़ें पब्लिश हो रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि आपको ये जूस पीना ही है। वो एक चैलेंज टाइप का होता है, और इसी चीज़ को जो शरण है वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी करता है, इवन दो कि ग्रीष्मा नहीं चाहती कि उस इंटायर सीन को रिकॉर्ड किया जाए, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उसको रिकॉर्ड करता है। जूस पीने के बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो कुछ समय के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सीधे उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। एडमिशन के बाद जैसे अल्ट्रासाउंड होता है या जो बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन दी डॉक्टर ऑल्सो कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आखिर इसकी जो तबीयत खराब है किस वजह से है। क्योंकि अक्सर हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो हम लोग समझते हैं कि चलो फूड पॉइजनिंग है या पेट दर्द कर रहा है, चलो नमक चीनी का घोल पी लो एंड ऑल दैट। उसके बाद एक दिन के बाद वो डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं। फिर से उनको सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है, और जब रिपीट होती है तो इस बार प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। लगातार 11 दिन तक वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, और उन 11 दिन के दौरान उसके लिए ये भी संभव नहीं था कि शायद वो पानी की एक बूंद भी पी सके। ठीक 11 दिन के बाद, यानी कि मान के चलिए लगभग 25 अक्टूबर को उसकी डेथ हो जाती है। जाहिर सी बात है इस दौरान पूरा का पूरा परिवार एक पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। जब डेथ होती है तो जाहिर सी बात है परिवार में जो माता पिता होते हैं, जो भाई होते हैं, उनको भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र और चिंता रहती है कि यार जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमारा ये जानने का अधिकार है कि आखिर वो गया क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह थी। उसके बाद फाइनली बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। ठीक 4 दिन के बाद, यानी कि 25 को डेथ हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। वैसे तो पोस्टमार्टम काफ़ी पहले हो गया होगा, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आई आपकी 29 अक्टूबर को। अब जब 29 अक्टूबर को पब्लिक डोमेन में या जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र हुआ कि इनकी जो मृत्यु है ना, वो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई है, और उसकी वजह से इनको आया है हार्ट अटैक। अब सवाल निकल कर यहाँ पे याद आया कि व्हाट इज़ द रीज़न,
बिहाइंड द फेल्योर ऑफ द मल्टीपल ऑर्गन विच कॉजेज इनटू द रिजल्ट ऑफ द हार्ट अटैक। आखिर क्या वजह है? तो पता चला कि इनको एक स्लो पॉइजन काफ़ी समय से दिया जा रहा था और ये उसी स्लो पॉइजन का ये रिजल्ट है। अब सवाल यहाँ पे निकल कर ये आता है कि हु वॉज द पर्सन, वो व्यक्ति कौन था जो इसके पीछे था, जो लगातार या बार बार स्लो पॉइजन दिए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है शोरून ये सारी बातें है ना अपने भाई से भी डिस्कस करता था कि आज मैं गया, ग्रीष्मा से मेरी मुलाकात हुई, फिर हमने बैठ के जूस पिया, और जिस दिन उसकी तबीयत सबसे ज़्यादा खराब हो गई ऑन द डेट ऑफ 15 अक्टूबर, उस दिन भी उसने ये चीज़ें अपने भाई से नैरेट की थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद इनके परिवार वालों ने FIR लॉन्च करा दी। जब FIR लॉन्च हुई तो जाहिर सी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जी जान से जुड़ गई। इस दौरान तकरीबन 58 विटनेसेस को एग्जामिन किया गया और इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 40 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो चार्ज था अगेंस्ट अक्यूज पर्सन वो फ्रेम किया गया। और वहाँ पे पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पुलिस FIR लॉन्च करती है, जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट FIR को लॉन्च किया जाता है तो केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी कंसीडर किया जाता है। तो ग्रीष्मा के फ़ोन को सबसे पहले लिया गया कब्जे में। देखा गया कि यूट्यूब पर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सर्च की थी स्लो पॉइजन से रिलेटेड कि कैसे स्लो पॉइजन को क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। तो उसके पहले उसने एक अटैम्प्ट किया था पैरासीटामॉल का हाई डोज देने की, उसकी वजह से भी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी बट डेथ नहीं हुई थी। इस बार भी उसने जो यूज़ किया है वो था आई थिंक परपेकाटॉट, कुछ ऐसा ही कुछ टेक्निकल नाम है, माफ़ कीजिएगा वो नाम एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो जहर उसको दिया गया और इस बार उस जहर की जो फ्रिक्वेंसी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सका। हालांकि उसने पूरी कोशिश की। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो 11 दिन बिना पानी के एक बूंद के हो, फिर भी उसने लड़ने की पूरी कोशिश की, फिर भी फाइनली वो अपने आप को बचा नहीं सका। इस दौरान जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो फिर उसने चार्जशीट सबमिट की। चार्जशीट सबमिट करना भाई ज़रूरी होता है। तो जो चार्जशीट सबमिट हुई उसमें जो ग्रीष्मा है उनको, उनकी माँ और उनके मामा, उनको भी शामिल किया गया। द रीज़न इज़ दैट कि ये जो प्लानिंग थी ना, ये कोई एक दिन या इंस्टेंट प्लानिंग नहीं थी, एक लंबी प्लानिंग थी। और जाहिर सी बात है जब लंबी प्लानिंग होती है तो उसमें आप अकेले तो कोई काम कर भी नहीं सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत भी होती है। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें इसमें हुई। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था या कौन कौन से चार्जेस लगाए गए। तो अगर आप देखेंगे तो जो चार्जेस लगाए गए वो लगाए गए हैं 302 मर्डर के, 364 अबडक्शन विद इंटेंट टू कमिट मर्डर, 328 एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन विद इंटेंट टू हार्म लाइफ एंड 203 ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और जाहिर सी बात है इसके अंदर ग्रीष्मा, उसकी माँ और इसके मामा तीनों के खिलाफ आरोप भी साबित हुआ है और सज़ा भी मिली है। लेकिन चूंकि ये प्लॉटिंग सारी ग्रीष्मा की थी तो उसको सबसे ज़्यादा सज़ा मिली है। दैट इज़ कॉल्ड आपका कैपिटल पनिशमेंट। और यही इस कहानी की पूरी की पूरी स्टोरी है। और अगर इसको मैं समराइज वे में कहूँ तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। प्रोसिक्यूशन जिसको कि अभियोजन कहा जाता है उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। ये बात अलग है कि जब डिफेंस का नंबर आया तो डिफेंस ने भी अपनी दलीलें पेश की। उसने कहा कि ये बहुत ही यंग एज की लड़की है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसके अंदर सुधार के सारे चांसेस हैं। तो एटलीस्ट ये इतनी ज़्यादा सज़ा डिजर्व नहीं करती है जितना कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट अपने डिसीजन के ऊपर स्टिल कायम थी कि नहीं, आपकी सारी बात को मैं मान रहा हूँ। इवन दो शी वॉज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, इवन दो शी हैविंग अ नो क्रिमिनल हिस्ट्री, इवन दो शी इज़ वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है वो प्लानिंग एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की परिभाषा के दायरे में आती है। और ऐसी परिस्थितियों में हम रियायत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब सवाल यहाँ पर निकल कर ये आता है कि आखिर ये चीज़ें हुई क्यों। तो जाहिर सी बात है जब ये बात आपके दिमाग में डाली जाएगी तो जाहिर सी बात है आप भी उससे छुटकारा पाना ही चाहेंगे। और यहाँ पे यही हुआ। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि अगर ग्रीष्मा को वाकई में शरण के साथ कुछ ऐसा इश्यूज था, क्योंकि बाद में आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, डिजीज़ के ऊपर भी ये एलिगेशन लगाया गया कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया, उसके पास मेरे कुछ ऐसे इंटीमेट फोटोग्राफ्स वीडियोस थे, बट नथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। और ये पूरा का पूरा जो इंटायर जजमेंट है ना वो है टोटल 586 पेज का। अब 586 पेज में जाहिर सी बात है प्लेंट WS विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, जो भी आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, इंटायर केस डायरी होती है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड के रूप में शामिल होता है। तो वहाँ पे फिर वो हुआ कि सिर्फ उसका मोटो ये था कि चूंकि मेरे कुंडली में ऐसा लिखा है या मुझे ऐसा कन्वे किया गया है, दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं अभी तो लिव इन में हूँ, मैं इसके साथ चुपचाप शादी कर लेती हूँ, उसके बाद जाहिर सी बात है इसकी मृत्यु हो जाएगी या मैं ही इसको मार दूंगी और उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगी। क्योंकि इसके घर वाले भी इसकी शादी को लेकर परेशान थे और इसके लिए रिश्ते भी आ रहे थे और शायद इसकी इंगेजमेंट जिससे होने वाली थी वो कुछ ऐसा व्यक्ति था जो आर्मी में अपनी सेवाओं को दे रहा था।
तो आमतौर पे अब एक सवाल आपके सामने निकल कर और भी आता है। अब वो सवाल निकल कर ये आता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है? क्योंकि मैं खुद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब कभी भी लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें कोर्ट के सामने निकल कर आती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को देखा जाता है, आपके मौलिक अधिकार को देखा जाता है, जिसके अंदर आप अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ घूम सकती हैं, फिर सकती हैं, इवन कि आप रह भी सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आखिर इन चीज़ों में कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि अभी तक जो भी स्टोरीज़ हमारे सामने निकल कर आई हैं, उन स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उल्टा लड़के ने ही लड़की की हत्या कर दी, या उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के फ्रीज़र में रखा और उसके बाद एक एक थैला उठा के वो फेंकता था, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करता था। आपने नीतीश कट्टर हत्याकांड सुना होगा, आपने जिसका लाल सुना होगा, आपने नैना साहनी तंदूर केस सुना होगा, लेकिन ये अपने किस्म का एक अनोखा केस है जहाँ पर एक महिला को डेथ सेंटेंस की सज़ा मिली है। और जाहिर सी बात है, ये सज़ा एडिशनल सेशन जज के द्वारा दी गई है। तो बीइंग एज अ लॉ स्टूडेंट ये बात आप सभी जानते हैं कि जो भी सज़ा होती है उसका एग्जीक्यूशन तभी होता है टिल द कन्फर्मेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इट्स ऑल अबाउट दैट टुडेज स्टोरी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। शुक्रिया।